नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो आज उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। बड़ी खबर की बात करें इस वक्त की तो यूपी में एमएलसी चुनाव होने हैं और आज प्रचार थम जाएगा। आज शाम 4 बजे एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। 36 में से 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 12 अप्रैल को एमएलसी के नतीजे आ जाएंगे। 9 सीटों पर निर्विरोध चुने जा चुके हैं बीजेपी उम्मीदवार। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के एमएलसी की संख्या विधान परिषद में 17 रह गई है, जबकि इस वक्त बीजेपी के विधान परिषद सदस्यों की संख्या 38 है। वहीं 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अब इसकी घोषणा चुनाव के बाद होगी। ऐसे में बीजेपी की जो संख्या है वो बढ़कर 47 हो गई है, जबकि विधान परिषद में कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी के 56 एमएलसी थे, पर अब उनकी संख्या घटकर महज 17 ही रह गई है। अप्रैल में समाजवादी पार्टी के 3 और सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि मई में भी 3 अन्य सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर इस एमएलसी चुनाव में सपा को एक भी सीट नहीं मिलती है तो मई में उसकी संख्या घटकर 11 हो जाएगी, जबकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी के 6 सदस्य और विधान परिषद पहुंच जाएंगे और पहली बार विधान परिषद में बहुमत से भी आगे निकल जाएगी। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, एक तरह से देखा जाए तो एमएलसी चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। 36 विधानसभा सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें हैं और उस सभी 36 पर पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वो संख्या बल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उनको संख्या बढ़ानी है विधान परिषद में। यही वजह है कि अब तक 6 से 7 ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्विरोध चुने जा चुके हैं। उसमें किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। कई समाजवादी पार्टी ने कहा कि उनके पर्चे छीने गए, उनको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया। मैनपुरी इटावा में हमने देखा कि जो उदयवीर सिंह थे उनका पर्चा छीना गया, वीडियो भी वायरल हुए। फिलहाल उसमें भी कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि उनका पर्चा खारिज हो गया और वो पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। इसी तरह से 6 वैसी विधान परिषद की सीटें थी जहां पर अब तक भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि निर्विरोध जीत सकती है, क्योंकि अब वहां पर सिर्फ जो निर्दलीय प्रत्याशी है वही मैदान में। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है तो पर्चा दाखिल नहीं कर पाए या तो फिर उनका नामांकन खारिज हो चुका है। अब दूसरी तरफ 30 ऐसी सीटें और बची है जहां पर लड़ाई जारी है। कल एक तस्वीर और देखने को मिली थी उन्नाव की, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया 6 साल के लिए। वजह यह थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनके संपर्क में थे। तो इसी तरह के अलग अलग जगहों से भी खबरें आती हैं कि जहां जहां से पर्चे वापस लिए गए समाजवादी पार्टी के, वो भी वहां के जो लोकल स्तर के जो नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में थे। तो इस तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगी ये एमएलसी का चुनाव, क्योंकि जितने भी उनके जो नेता हैं वो मैदान में नजर नहीं आ रहे, सड़कों पर नजर नहीं आ रहे, वो विरोध प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा, सरेंडर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये 30 सीटें और जो बाकी बचती हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का सीटों पर समाजवादी कुछ बेहतर कर पाएगी। अब अन्यथा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत के साथ विधान परिषद भी पहुंचेगी। चलिए, लेकिन अगर दूसरी तरफ तौकीर हम देखें तो सपा तो अपने गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ रही है, तो क्या ऐसे में भी किस तरह के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि बीजेपी को बहुमत यहाँ पर हासिल हो सकता है, वो भी आसानी से। जी बिल्कुल, संख्या बल की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी एक बड़ी संख्या में पहले विधान परिषद में थी। उसके बाद यही वजह थी कि वहां पर कई ऐसी चीजें थी जो आगे रुक जाती थी, कि ऐसे बिल होते थे जो विधान परिषद में आगे रुक जाते थे। हंगामा भी काफी देखने को मिलता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बड़ी संख्या में विधान परिषद के अंदर मौजूद थी। लेकिन अभी के हालात बदलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह का चुनाव है इसमें एक बड़ी संख्या पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा 2023 में कई ऐसे कार्यकाल है जो खत्म हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के, वहां से भी माना जा रहा है कि अब वो आगे इस कार्यकाल को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो फिलहाल 15 से 18 तक की संख्या बहुत अगर पहुंच पाएगी तो समाजवादी पार्टी की पहुंच पाएगी। तो इस कार्यकाल में खासकर जो विधान परिषद जो विधानसभा का कार्यकाल चलेगा 2022 की सरकार बनी है, इसमें 22 नंबर तक ही समाजवादी पार्टी नजर आ सकती है विधान परिषद में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते दूसरी खबर की ओर। आगामी 9 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अब इसी कड़ी में रायबरेली में भी आज मतदान कर्मियों और अधिकारियों का द्वितीय और अंतिम प्रशिक्षण जो है संपन्न हो गया। विकास भवन सभागार में संपन्न प्रशिक्षण के दौरान सभी अधिकारियों ने मतपत्रों और मतपेटियों के इस्तेमाल की बारीकियां समझी। आपको बता दें कि रायबरेली में सपा, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी समेत कुल 4 लोग मैदान में हैं। इसके लिए जिले के सभी 18 ब्लॉक में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आगामी 9 अप्रैल को इन्हीं केंद्रों पर पंचायत प्रतिनिधि अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे।
चलो बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास पर सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। गोरखपुर हमले के बाद सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम आवास पर सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। हालांकि गोरखपुर हमले का जो आरोपी बताया जा रहा है मुर्तजा, जिसे पुलिस ने कल ही पकड़ा था, पूछताछ भी की गई थी और उसके पास से हथियार भी बरामद हुए थे। ये भी जानकारी मिली थी कि वो एयरगन के माध्यम से प्रैक्टिस भी किया करता है, उससे पूछताछ जारी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीएम के आवास की जो सुरक्षा है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है और एहतियातन तौर पर यहां पर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। तो गोरखपुर हमले के बाद से सीएम के आवास की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। आपको बता दें सीआरपीएफ के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है और हालांकि जो आरोपी है वो पुलिस की कैद में है। और गोरखपुर मंदिर के पास ही ये वारदात हुई थी, जिसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने खड़े हो गए थे। एक व्यक्ति है जो धारदार हथियार लेकर यहाँ पर पहुंचा हुआ था और उसके बाद से ही इस पूरे मामले पर एटीएस जो है वो जांच कर रही है। अनूप संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, एक तरह से देखा जाए तो गोरखपुर हमले के बाद इसमें कई तरह से जांच बढ़ाई गई है, एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुर्तजा जो आरोपी माना गया है वो अभी पुलिस गिरफ्त में है, पूछताछ उससे जारी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। किस तरह से अभी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है वहां पर? देखिए, गोरखपुर घटना के बाद लगातार जो छानबीन चल रही, चाहे एटीएस की जांच की बात करें या फिर जो टीमें लगाई गई थी, यहाँ तक कि मुंबई तक जो पुलिस टीमें लगातार छानबीन कर रही हैं कि मुर्तजा के क्या लिंकअप थे, किस वजह से यहाँ पर आया था, इसके पीछे किसका हाथ है, वो दूसरी तरफ जांच कर रही है। लेकिन उसके बाद देखने को लगातार मिल रहा है कि जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, चाहे सीएम ऑफिस की बात करें या फिर गोरखपुर मठ की बात करें, वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आज मुख्यमंत्री आवास की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। वहां पर अब सीआरपीएफ की टुकड़ी को तैनात कर दिया गया है एहतियात के तौर पर, किसी प्रकार से दिक्कत न हो। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले से ही जेट सुरक्षा मिली हुई है, तो निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं उठता है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा आज बढ़ा दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए अनूप आपका। चलो बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को लीज पर दी जाएगी अयोध्या एयरपोर्ट की जमीन। सीएम योगी की मौजूदगी में होगा एयरपोर्ट का लीज एग्रीमेंट। श्रीराम एयरपोर्ट अयोध्या के लिए ये जमीन खरीदी गई है। 317 एकड़ जमीन है लगभग और नागरिक उड्डयन विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। तो महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिलेगा और पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ प्रदर्शन आज कांग्रेस करने वाली है। कांग्रेस 31 मार्च से महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है। चुनाव से पहले नहीं बढ़े दाम, अब हर रोज इजाफा, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले महंगाई नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब लगातार हर रोज जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है महंगाई के खिलाफ। कांग्रेस का ये देशव्यापी प्रदर्शन और 31 मार्च से कांग्रेस लगातार ये अभियान चला रही है। हालांकि चुनाव से पहले भी कांग्रेस ये आरोप लगाती आई है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वैसे ही महंगाई बढ़ती जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन अब हर रोज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कांग्रेस का कहना है। और महंगाई के खिलाफ आज जो कांग्रेस है देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है। तो तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर, क्योंकि महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये देशव्यापी प्रदर्शन है। तौकीर किदवई लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं और अभिनव कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कानपुर का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ तैयारी वहां पर नजर आ रही है अभिनव कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। बता दूं कि कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन आज जरूर है महंगाई के विरुद्ध, लेकिन अगर बात करें कानपुर नगर की और कानपुर देहात की, तो इन दोनों ही जिलों में कांग्रेस कोई भी प्रदर्शन जमीनी स्तर पर करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कुछ
कार्यकर्ता एक्टिव जरूर हैं, क्योंकि कानपुर नगर में कानपुर के 2 जिले कांग्रेस की इकाई के अनुसार आते हैं, कानपुर नगर और कानपुर दक्षिण। दोनों ही जिलों में चुनाव के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे, जो चुनाव के बाद हटा दिए गए हैं। दक्षिण की पूरी कमेटी चुनाव के पहले भाजपा में शामिल हो गई थी, यानी कानपुर नगर में कांग्रेस नेतृत्व विहीन भी है और प्रदर्शन जमीनी स्तर पर नहीं है। वहीं अगर कानपुर देहात की बात करें तो यहाँ के जिलाध्यक्ष का कहना है कि लोकल स्तर पर कोई प्रदर्शन नहीं है, लखनऊ में जरूर प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी जो देशव्यापी प्रदर्शन की बात चल रही है तो जमीनी स्तर पर कानपुर नगर में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर जरूर कुछ कार्यकर्ता एक्टिव हैं। चलिए, उत्तराखंड में किस तरह का माहौल है, देहरादून से हमारे साथ अजीत भी जुड़े हुए हैं। अजीत, किस तरह का माहौल देखने मिल रहा है? जैसा कि अभिनव अभी कह रहे थे कि क्या वाकई वहां पर भी सोशल मीडिया पर ही कांग्रेस नजर आ रही है महंगाई को लेकर प्रदर्शन करती हुई? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो एक बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल इस वक्त नहीं है कांग्रेस का जो पूरे कमांड कर सके पूरे धरने प्रदर्शन की। तो ऐसे में देहरादून की अगर बात की जाए तो महानगर अध्यक्ष ने जरूर यहाँ पर एक कॉल की है कि 11:30 बजे तमाम महानगर के कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, एक पैदल मार्च करते हुए महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। हालांकि अन्य जनपदों में भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तो कोई बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजधानी देहरादून में भी कोई राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर नहीं रखा गया है कांग्रेस की तरफ से, केवल महानगर के स्तर पर ही एक कार्यक्रम है जो अभी थोड़ी देर बाद 11:30 बजे शुरू होगा, जिसमें एक बस्ती का चयन किया गया है जहां पर महंगाई के विरोध में जो महानगर के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में वो यहां पर एकत्रित होंगे, पैदल मार्च करेंगे और जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर यहां पर पैदल मार्च और प्रदर्शन किया जाएगा। जी वाकई, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट पर ट्वीट हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री गुड मॉर्निंग मैसेज करते हैं महंगाई के साथ, तो ये तमाम तरह की बातें, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी प्रदर्शन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, तौकीर हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि 16 दिन हुए हैं, 14 बार दाम बढ़ गए हैं, तो अभी क्या प्रदर्शन वहां पर कांग्रेस का देखने को मिल रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति है, दिल्ली से कनेक्ट होगी। दिल्ली में हालांकि यहाँ पर हल्ला बोल की तो पूरी तरह से तैयारी है, लेकिन लखनऊ में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए, महंगाई को लेकर कई जो राजनीतिक दल है वो आवाज तो उठाते हैं, लेकिन अभी तक प्रदर्शन के नाम पर या उसको आवाज उठाने वाले लोग सामने नहीं आए, सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गए। कांग्रेस ऐसा कह सकते हैं कि पहली पार्टी है जो चुनाव हारने के बाद पहला प्रदर्शन करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो फिलहाल ये देशव्यापी प्रदर्शन है, लेकिन सही मायने में अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त न होने से थोड़ा सा नेतृत्व विहीन जरूर कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन आज की तैयारियों को लेकर कहा जा रहा है कि प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता है वो मुख्यालय पर जुटेंगे और खुद की तैयारी हम आपको दिखा देते हैं कि थोड़ा सा पुलिस बल जरूर यहाँ पे बढ़ गया है, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई ऐसी वजहें हैं कि यहाँ पर माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग इकट्ठा हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि पुलिस बल जो है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स तक बुला दी गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में नजर नहीं आ रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटा भी बाकी है, और कहा यह भी जा रहा है जो कांग्रेस के लीडर से वो बता रहे हैं कि कई जिलों से लोग आ रहे हैं, लेकिन किस स्तर का प्रदर्शन होगा ये तो कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो जहां पर चुनाव है जिन राज्यों में, वहां पर भी अभी महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठ रही है, लेकिन कांग्रेस ने पहल जरूर की है इस मामले में। चले, लेकिन अगर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की हम बात करें अजीत, तो किस तरह का माहौल है वहां पर? क्योंकि चुनाव से पहले भी हमने माहौल देखा था कि कांग्रेस बीजेपी के बीच वाद पलटवार का दौर चला हुआ था। चलिए, अब तो चुनाव हो गए हैं, कांग्रेस चुनाव हार गई है, बीजेपी सत्ता में है, तो अब महंगाई को लेकर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है वहां पर बयानों में? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम डेली यहाँ पर इजाफा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो उत्तराखंड कांग्रेस के नेता है वो सोशल मीडिया और अगर संवाददाता को इनके पास पहुंचता है तो बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन खुलकर महंगाई को लेकर कोई भी धरने प्रदर्शन या आरोप लगाने से बच रहे हैं। साफ है कि चुनावी मैंडेट जो आया है उसमें कांग्रेस बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जनता ने सीधे तौर पर भाजपा को अपना मैंडेट दिया और पुनः भाजपा ने यहां पर सत्ता में वापसी की है। तो ऐसे में ज्यादा जोर कांग्रेस का आम आदमी या आम कार्यकर्ताओं पे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसकी साफ बानगी 31 मार्च से शुरू हुए महंगाई मुक्त भारत अभियान में भी देखने को मिल रही है कि 31 मार्च को पहली कॉल थी कि आपको बड़ा प्रदर्शन करना है, घरों के बाहर गैस सिलेंडर रख के आपको प्रदर्शन कर रहा है। ऐसी एक भी तस्वीर उत्तराखंड प्रदेश में नजर नहीं आई। उसके बाद जो दूसरा बड़ा प्रदर्शन था वो 3 अप्रैल को हुआ था, जिसमें राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के बाहर तमाम नेताओं को एकजुट होना था, लेकिन उसमें भी निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कुछ देर तक बैठे हुए नजर आए। इसके अलावा केवल महानगर की तरफ से कम से 20 से 25
समस्त लोग यहाँ पर एकजुट हो पाए। और आज जब इस पूरे कार्यक्रम का समापन होना है तो एक बड़ी कॉल थी कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर होना था, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई मुखिया नहीं है कांग्रेस का, तो ऐसा ही उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में भी कोई प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नियुक्त नहीं हो पाया है। तो साफ है कि नेतृत्व विहीन है कांग्रेस, तो कौन पूरे कार्यक्रम को लीड करेगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिक्कतें पेश कर रही हैं और इसका ही नतीजा है कि कांग्रेस उत्तराखंड में पूरी तरह से यहाँ पर दमखम छोड़ चुकी है। केवल महानगर के अध्यक्ष हैं वो पूर्व विधायक को साथ लेकर अपनी भीड़ एकत्रित। और एक प्रदर्शन के पहले जो रणनीति की आवश्यकता थी ग्राउंड जीरो पर जाके, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग है या नजर नहीं आ रहा कह सकते। अभिनव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिनव, राजनीति से इतर अगर हम बात करें, कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, प्रदर्शन होगा कि नहीं होगा इसके लिए तो खैर पूरा दिन है, लेकिन जनता का क्या कहना है? आम जनता क्या कुछ कह रही है इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार 12 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन बात करें अगर जिस तरह से पूर्व में डीजल के दाम बढ़ते थे तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाती थी। फलों के, सब्जियों के, इस बार नवरात्रि भी चल रही है लेकिन फलों के भाव नहीं बढ़े हैं, सब्जियों के भाव भी सामान्य हैं। कानपुर अगर नगर की बात करें, वहीं जनता का कहना जरूर है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ कम जरूर होने चाहिए और सरकार को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो फिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, कांग्रेस इस पर प्रदर्शन करने वाली है। हालांकि सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, बयानों का दौर चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर फिलहाल किस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई है, इस खबर पर नजर बनी रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई को लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी केंद्र सरकार को चिताया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की जबरदस्त मार व तनाव झेल रही जनता अब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस आदि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण घुट घुट कर जीने को मजबूर है। अब ये अति चिंताजनक है। केंद्र सरकार इस मामले को जरूर गंभीरता से ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों का अनुपालन न होने पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को 21 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। कोर्ट ने पुलिस विभाग के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 2018 में आदेश होने के बावजूद पालन नहीं किया गया, लिहाजा डीजीपी पेश हो। ये आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आलोक कुमार की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन करने में देरी को टैक्टिक्स अपनाना यहां पर राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटिस जारी होने के बाद स्पष्ट होगा कि क्या कुछ इसमें फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि कीमत जो है वो समय की यहाँ पर देखी जाए और समय की जो बर्बादी वो किसी की ना हो। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। आज मसूरी दौरे पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी चिकित्सालय उपकरणों का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 12:30 बजे यहां पर हरिद्वार रामकथा में हिस्सा लेंगे। पौड़ी में सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों का शुभारंभ होगा। सीएम धामी का दिन भर का शेड्यूल है कि आज मसूरी का दौरा होगा और 10:50 में राजकीय उप चिकित्सालय पहुंचेंगे। उपकरणों का यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। 11:15 में टाउन हॉल सभागार में स्वागत समारोह में यहाँ पर हिस्सा लेंगे। 12:30 में हरिद्वार में आयोजित रामकथा में हिस्सा लेंगे और 3 बजे विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। रुड़की चिकित्सालय में स्थापित डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण होगा। तो कुल मिलाकर ये शेड्यूल जो हम आपको बता रहे हैं, 6 बजे पौड़ी में किए गए सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी। तो आज पुष्कर सिंह धामी महत्वपूर्ण दौरे करने वाले हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 12:30 बजे हरिद्वार में रामकथा में आज धामी हिस्सा लेंगे। उसके बाद पौड़ी में सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों का शुभारंभ आज पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मसूरी दौरे पर भी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज हॉस्पिटलों का भी निरीक्षण करने वाले हैं। चिकित्सालय उपकरणों का लोकार्पण भी आज होना है। तो कुल मिलाकर सौगात भी देंगे और हरिद्वार में रामकथा में आज धामी हिस्सा लेंगे। पौड़ी में सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों का शुभारंभ भी आज धामी करने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो जिन हॉस्पिटलों में उपकरणों की कमी थी वहां पर आज सीएम जो है वो सौगात देंगे। 10:50 में राजकीय उप चिकित्सालय मसूरी में चिकित्सालय उपकरण का अवलोकन करते नजर आएंगे, लोकार्पण करेंगे। 11:15 में टाउन हॉल में कार्यक्रम है जहां पर धामी पहुंचेंगे।
रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का प्रदर्शन। ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोरोना महामारी के समय पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हुई थी। 42 स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग ने तैनात किया था। अस्पताल में धरना देकर कर्मचारी बहाली की मांग कर रहे हैं। 3 दिनों में माधव आश्रम अस्पताल में धरना देकर कर्मचारी पुनः बहाली की मांग कर रहे हैं। कोरोना महामारी में 2 साल तक ड्यूटी देने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में कर्मचारियों में गुस्सा है। उन्होंने सरकार से पुनः नौकरी पर बहाल करने की मांग की है। जल्द ही यहां पर कोई ठोस कदम उठाए जाने की मांग ये लोग कर रहे हैं, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं। हमारी मांगे पूरी रोटी आधा पेट, कोरोना वॉरियर चढ़ गया भेंट, आधी रोटी देहरादून से बड़ी खबर, सहकारिता विभाग में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत पर गाज गिरी है। 4 सहायक निबंधक और 3 महाप्रबंधक का तबादला किया गया है। डीसीबी दून की जीएम का जो सेवा विस्तार भी समाप्त किया गया है। जांच प्रभावित न हो इसलिए अफसरों को हटाया गया है। इस मामले पर तो देहरादून से बड़ी खबर, आपको बता दें कि जीएम जो है उन्हें सेवा से समाप्त यहां पर किया गया है। सहकारिता विभाग में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिस पर अफसरों पर कार्रवाई यहां पर की गई है। 4 सहायक निबंधक, 3 महाप्रबंधक का तबादला यहां पर किया गया है। जांच आसानी से चल सके इसलिए यह कदम उठाया गया है प्रशासन की तरफ से। तो सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश में सीएम आवास पर सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात की गई है। गोरखपुर हमले के बाद सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम आवास के बाहर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। गोरखपुर हमले के बाद से यह कदम उठाया गया है। और आपको बता दें, मुर्तजा अब्बासी जिससे पूछताछ एटीएस कर रही है और उसके कई तरह के आतंकवादी कनेक्शन भी बताए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए अब इस पर सीआरपीएफ की टुकड़ी जो है वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर एहतियातन यहां पर तैनात की गई है। गोरखपुर हमले के बाद से ही ये प्रशासनिक कदम जो है वो उठाया गया है। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।